हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है कोहेरेंट सोर्सेज। अगर हमारे पास दो सोर्स ऑफ लाइट हैं, दोनों लाइट वेव्स एमिट करेंगे। अगर एमिटेड लाइट वेव्स की दोनों सोर्सेज से फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों सोर्सेज से एमिटेड लाइट वेव्स के बीच में जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस मींस फेज डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो हम उन सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। टू सोर्सेज ऑफ लाइट are said to be coherent. Two sources of light are said to be coherent if they emit light waves, if they emit light waves of same frequency with a zero or constant phase difference, zero और constant phase difference। ये है डेफिनेशन कोहेरेंट सोर्सेज की। और स्टूडेंट, इंटरफेरेंस में भी आपको जो दो वेव्स इंटरफियर करती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, यानी इंटरफेरेंस के लिए आपको कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए। तो आपके घर में भी सोर्सेज ऑफ लाइट है, जैसे लाइट बल्ब है, ट्यूबलाइट है। क्या उनसे आपने कभी कोई इंटरफेरेंस पैटर्न बना हुआ देखा अपने घर में? नहीं देखा होगा, क्योंकि उनसे बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। बल्ब इंडिपेंडेंट लाइट एमिट कर रहा है और दूसरा बल्ब या ट्यूबलाइट जो भी है सेम रूम में, वो भी अलग से एमिट कर रहा है इंडिपेंडेंटली। तो इन दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट के जो एटम्स हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली लाइट एमिट कर रहे हैं, तो उन दोनों सोर्सेज की जो लाइट वेव्स होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं होगी और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो भी सेम नहीं होगा। तो इस वजह से उन दो सोर्सेज की वजह से कभी आपको अपने घर में इंटरफेरेंस पैटर्न बना हुआ दिखाई नहीं देता। तो कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। ओके, तो चलिए अब हम लिखते हैं टू इंडिपेंडेंट sources of light cannot be coherent because individual atoms in two sources emit light waves independent of each other. Emit light waves independent of each other. तो ये है कोहेरेंट सोर्सेज। तो अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते तो फिर कोहेरेंट सोर्सेज आएंगे कहां से? अब हमें ये चेक करना है। ठीक, तो अब हम इसके बारे में भी बात करेंगे इसी चैप्टर में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो आपका टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? ये एक्सपेरिमेंट कहता है कि अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं आपके पास, मान लीजिए
ये S1 और ये S2 दो कोहेरेंट सोर्सेज है। अब बात आती है कि सर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज तो कोहेरेंट हो ही नहीं सकते, तो कैसे होंगे ये? तो हम क्या करेंगे, यहां एक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, तो इससे S1 पर भी लाइट जाएगी और S2 पर भी जाएगी। तो अब S1 से जो लाइट पास होगी और S2 से भी लाइट पास होगी, तो अब जो S1 S2 है, ये स्लिट्स कहते हैं इनको, S1 S2 को स्लिट्स कहते हैं। तो S1 S2 दो सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेंगे, और क्योंकि यहां सेम लाइट आ रही है S1 S2 में, तो यानी ये दोनों कोहेरेंट भी होंगे, क्योंकि एक ही सोर्स को आगे हमने दो में एक तरह से स्प्लिट कर दिया है। तो S1 एंड S2 विल एक्ट एज टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। हम यहां पर एक स्क्रीन लेंगे, ये एक स्क्रीन है। तो अब दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 S2, इनसे जो लाइट वेव्स इंटरफियर करेंगी तो क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरह की होती है। तो मान लीजिए S1 से इस पॉइंट पर लाइट वेव जाएगी इस तरह से, यहां S2 से भी जाएगी यहां पर, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरफियर करेंगी तो ब्राइट या डार्क फ्रिंज बनाएंगी। ब्राइट फ्रिंज होता है जहां पर इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, और डार्क फ्रिंज होता है अगर इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी मिनिमम हो। तो इस स्क्रीन पर इस तरह से ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। ओके, जैसे यहां पर भी इस पॉइंट पर भी यहां से एक रे आएगी, यहां से भी एक रे आएगी, ऑल्दो रे को आपको स्ट्रेट लाइन में दिखाना होता है, इस तरह से बेंड करके नहीं। ओके, ऐसे रे आएंगी, वो इंटरफियर करेंगी। तो हर पॉइंट पर जैसे जैसे वो इंटरफियर करेंगी तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। आपने कंडीशन पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जहां कंस्ट्रक्टिव की इंटरफेरेंस कंडीशन फुलफिल होगी वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जहां डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन फुलफिल होगी वहां डार्क फ्रिंज बनेगी। ओके, जैसे यहां पर ब्राइट फिर डार्क ब्राइट, लेकिन अल्टरनेट बनेंगी, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, इस तरह से। ओके, तो चलिए अब लिखते हैं इसके बारे में। लाइट वेव्स फ्रॉम सोर्स S, light waves from source S falls on slits S1 and S2। ओके ओके, और S1 S2 एक दूसरे के बहुत ही पास पास होंगी, यानी इनके बीच में जो सेपरेशन होगी वो बहुत कम होगी। ओके, एंड दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, तो विच आर very close and parallel to each other। ओके, सो S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम करेंगे। सो S1 and S2 will act as two coherent sources of light। अब S1 S2 से जो रेज आएंगी वो स्क्रीन पर यहां पर डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरफियर करेंगी, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और अगर यानी यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी इस एरिया में इसके सराउंडिंग, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल होती है तो डार्क फ्रिंज बनेगी, यहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी। ओके, तो आगे हम लिखेंगे वेव्स फ्रॉम दीज टू सोर्सेज S1 and S2 superpose and give rise to interference pattern। waves from S1 and S2 superpose and gives rise to interference pattern। interference pattern।
ओके, तो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क fringes are obtained at a certain distance, at a certain distance from S1 and S2, from S1 and S2। तो स्क्रीन पर आपकी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। ये B ब्राइट फ्रिंज को रिप्रेजेंट करता है, D डार्क फ्रिंज को रिप्रेजेंट करता है। D फॉर डार्क, B फॉर ब्राइट। तो ये B है ब्राइट फ्रिंज और D है डार्क फ्रिंज। ओके, तो ये है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशंस के बारे में भी बात करेंगे कि कुछ ऑब्जर्वेशंस थी इस एक्सपेरिमेंट की, वो क्या है। ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, अगर दोनों में से एक स्लिट को क्लोज कर दिया जाए तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो डिसअपीयर हो जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर हो जाएगा। इफ वन ऑफ द टू स्लिट्स इज क्लोज्ड, इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर। ये इंटरफेरेंस पैटर्न हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पर, मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, तो थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। नंबर 2, यहां पर अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय अगर आप व्हाइट लाइट यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक कौन सी होती है, जिसकी एक ही फ्रीक्वेंसी या फिर एक ही वेवलेंथ हो। लेकिन अगर आप व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो व्हाइट लाइट में तो सभी कलर होते हैं, विबग्यो पूरा पैटर्न होता है वायलेट से रेड तक। तो जो सेंट्रल पॉइंट होगा स्क्रीन पर बिल्कुल बीच में होगा, जो S1 से और S2 से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, वहां पर सभी कलर्स की वेव फ्रिंजेस बनेंगी, सभी कलर की फ्रिंजेस बनेंगी। तो यानी क्या होगा, सारे कलर ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो वहां पर व्हाइट फ्रिंज बन जाएगी सेंटर में। तो लेकिन दूसरी तरफ जितनी भी फ्रिंजेस हैं, उसमें यह ऑब्जर्व किया गया कि उनकी पोजीशंस भी अलग अलग आ रही हैं और विड्थ भी अलग अलग आ रही है। ओके, मान लीजिए रेड कलर की हम बात करें तो रेड कलर की अगर फ्रिंज यहां से यहां तक इतने डिस्टेंस में बन रही है तो वायलेट की इससे कम या इससे ज्यादा में बन रही है। ओके, तो फ्रिंजेस का कलर और विड्थ दोनों अलग अलग हैं अगर आप व्हाइट लाइट यूज करते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बढ़िया कंट्रास्ट के साथ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। ओके, तो सेकंड है, इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड एज parent source S, then fringes are colored, and of unequal width। ये क्यों हो रहा है व्हाइट लाइट यूज करने से? ये जब हम डेरिवेशन करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी, उससे पता चलेगा कि विड्थ अनइक्वल क्यों आ रही है। ओके, तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा किस तरह से दिखेगा, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको
कि जैसे ये आपका जो स्क्रीन है, यहाँ जो वर्टिकल दिखाया है मैंने, मैं इसको हॉरिजॉन्टल दिखाता हूँ। यहाँ ये इसका सेंट्रल पॉइंट होगा O, और इसके सराउंडिंग में इस तरह से आपकी ये फ्रिंजेस बनेंगी। ये जो है ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली, ये ब्राइट फ्रिंज है, और ये यहाँ पर 0 एम्पलीट्यूड है तो डार्क फ्रिंज है। ब्राइट डार्क, सेंटर में यहाँ ब्राइट बनेगी, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ओके, तो यानी इस एक्सिस पे क्या है, वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पर है इंटेंसिटी I, इस पर है पोजीशन ऑन स्क्रीन। तो इस तरह से ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। तो अगर आप मोनोक्रोमैटिक सोर्स यूज करते हो, मोनोक्रोमैटिक सोर्स का मतलब है एक ऐसा सोर्स जो जितनी भी लाइट वेव एमिट करेगा सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीक्वेंसी की करेगा, तो ये इक्वल विड्थ की बनेगी इस तरह से। ओके, सभी ब्राइट और डार्क की विड्थ इक्वल होगी। लेकिन अगर आप व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो ये देखा गया कि जो फ्रिंजेस है वो कलर्ड है और उनकी विड्थ भी फिर सेम नहीं है। ओके, रेड कलर के लिए जो विड्थ है अलग है, वायलेट के लिए अलग है, ग्रीन के लिए फ्रिंजेस की विड्थ अलग है, वो सब अलग अलग आ रहा है फिर पैटर्न स्क्रीन पर। ऐसा क्यों होता है वो मैथमेटिकल पार्ट जब हम करेंगे उससे आपको समझ आएगा। ओके, तो ये था आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अब ये जो फ्रिंजेस बनी हैं ब्राइट और डार्क, इनकी विड्थ क्या होगी ये हम कैलकुलेट करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले इसको इरेज करना होगा। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस। तो थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस में हम फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे। थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस, ब्रैकेट में हम लिखेंगे फ्रिंज विड्थ, क्योंकि इस डेरिवेशन का हमारा पर्पस है फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना। ओके, तो मान लीजिए आपके पास ये दो सोर्सेज हैं S1 एंड S2, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। मींस यहां कोई सोर्स होगा जिससे इन पर लाइट आएगी, जैसे आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था, और यहां एक स्क्रीन लेंगे आप। तो ये इसकी सेंट्रल लाइन है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या है, ये होगा आपका सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये आपकी लाइंस S1 और S2 से है। दोनों सोर्सेज के बीच में जो सेपरेशन है वो मान लीजिए D है। तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी D/2, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आपकी D/2। अब हम पॉइंट O से Y डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P चूज कर लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो और इस पॉइंट को आप पॉइंट A लिख दो, इस पॉइंट को आप पॉइंट B लिख दिए। तो पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल होती है, यानी पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एट P, पॉइंट P पर S1 से रे गई, S2 से रे गई। इन दोनों रेज के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा, जो मैंने रेड कलर से शो की है, अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को फुलफिल करता है तो पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और अगर वो पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को फुलफिल करता है तो पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बनेगी। तो अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा बिटवीन दीज टू रेज। ओके, ये जो सेपरेशन है स्लिट्स की स्क्रीन से, मान लीजिए ये कैपिटल D है और इन वेव्स की वेवलेंथ है लैम्डा। ओके,
तो हम लिखेंगे कंसीडर टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2, कंसीडर टू कोहेरेंट sources S1 and S2, distance d apart, distance d apart, सोर्सेज के बीच में सेपरेशन d है और कैपिटल D क्या है, लेट कैपिटल D इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स। ये S1 S2 दो स्लिट है, ये सोर्सेज का काम कर रही है, कोहेरेंट सोर्सेज का। ओके, तो अब हम डिफरेंस निकालेंगे पाथ कवर्ड का बाय द टू वेव्स रीचिंग एट P फ्रॉम S1 एंड S2। ओके, ऑल राइट, तो अब हमें क्या करना है, चूज ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ओके, तो चूज ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस y from point O on the screen। पॉइंट O की डिस्टेंस S1 और S2 से इक्वल है। पॉइंट O जितना डिस्टेंस पर S1 से है उतनी ही डिस्टेंस पर S2 से है। ओके, तो पाथ difference between two waves, path difference between two waves reaching at P from S1 and S2 is given by डेल्टा x लिखेंगे हम। तो S1 से P तक पहुंचने के लिए पाथ कवर हुआ है S1P और S2 से P पहुंचने के लिए S2P। तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा x इक्वल टू S2P माइनस S1P। लेट ये है इक्वेशन नंबर 1। अब S2P स्क्वायर फ्रॉम ट्रायंगल S2BP इज इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। S2B D के इक्वल है, BP स्क्वायर क्या होगा, ये D/2 है और ये Y है, तो Y प्लस D/2, तो D स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 का स्क्वायर। और इसी तरह से S1P आप कैलकुलेट करेंगे अगर, तो S1P आपका आएगा, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है यहां पर सिर्फ, S1P का स्क्वायर क्या आएगा, S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो S1A तो D के इक्वल है तो D स्क्वायर हो गया, S1A D के इक्वल है। AP क्या होगा, ये टोटल Y है, इसमें से D/2 माइनस कर दो ये, ठीक, तो Y माइनस D/2 हो जाएगा, तो प्लस Y माइनस D/2 का स्क्वायर। तो अब मैं इसमें से ये माइनस कर देता हूं, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर माइनस Y माइनस D/2 का स्क्वायर। D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसल, इसको मैं लिख देता हूं S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B।
इनका दोनों का आप स्क्वायर ओपन कर दो तो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई डी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस वाई डी, सॉरी डी स्क्वायर बाय 4। ओके, स्क्वायर ओपन किया आपने ये भी और ये भी, यहाँ ये माइनस साइन है इसलिए दोनों माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। ये आप 5वीं क्लास से करते आते हैं कि ये सब कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2y_d। अब S2p माइनस S1p तो क्या है, डेल्टा एक्स है। ओके, तो ये होगा आपका 2y_d डिवाइड बाय S2p प्लस S1p। इफ point P is very close to point O, अगर ये इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये y है इट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d। ओके, तो आपका जो S1p और S2p है बोथ विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d, बोथ विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d। ओके, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इट मे बी ए फ्यू सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 1 या 2 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है स्क्रीन की सोर्सेज से ये बहुत ज़्यादा होती है, यूजुअली 1 मीटर 2 मीटर, तो ये मान लीजिए 150 सेंटीमीटर है और ये सिर्फ 1 और 2 सेंटीमीटर है, तो ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट भी करोगे तो ऑलमोस्ट सेम आंसर आएगा आपका। ओके, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा +4, तो 10,000। ओके, ये 4, तो ये 100 के स्क्वायर से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि 100 का स्क्वायर है 10,000 और ये पार्ट ऐड करने से, ये वाला पार्ट ऐड करने सिर्फ 4 इंक्रीज हुआ है, तो 10,000 और 10,004 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए आप दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल ले सकते हो, यानी d के इक्वल ले सकते हो। ये है आपका d स्क्वायर, ये है आपका y स्क्वायर एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10,000 के आप नजदीक ही ये वैल्यू, 4 तो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू 10,000, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d स्क्वायर। तो इसलिए आप S1p S2p दोनों को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d ले सकते हो। ओके, तो ये आपने ले लिया, तो डेल्टा x क्या आएगा, 2y_d डिवाइड बाय d प्लस d 2d। ओके, 2 से 2 कैंसल, तो डेल्टा x इक्वल टू y_d बाय कैपिटल D, राइट। तो ये आपका पाथ डिफरेंस आ गया। लेट ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये जो चीज़ थी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, इसको आपने लिखना नहीं है। ये मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये क्या था कि जैसे आपका S1a है, सॉरी S1p है, वो किसके इक्वल होगा, S1a का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया कि S1a है आपका d के इक्वल, मान लीजिए d आपका 100 है, प्लस AP मान लीजिए आपका 2 है, AP 2 है, तो 100 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 10,004 आ गया। जबकि आप सिर्फ S1a का स्क्वायर देखें तो वो किसके इक्वल है, यानी ये क्या आ रहा है आपका, ये S1p स्क्वायर आ रहा है एक तरह से। ये S1a को हमने मान लिया था 100 और AP को हमने मान लिया 2, तो S1p स्क्वायर क्या आएगा, 100 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सॉल्व करके 10,004, और ये 10,004 है जो ये जो आपका S1a का स्क्वायर है 10,000 उसके नजदीक है, बहुत क्लोज है ये वैल्यू। ओके, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 10,000 भी आप लिख सकते हो, विच इज S1a स्क्वायर। ओके, और S1a क्या है d, तो यानी d स्क्वायर, तो S1p स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली d स्क्वायर ले सकते हो, तो S1p को भी आप अप्रोक्सीमेटली d ले सकते हो, और इसी तरह S2p को भी आप अप्रोक्सीमेटली d ले सकते हो। ओके, तो आपका ये S1p प्लस S2p क्या हो जाएगा, d प्लस d 2d हो गया यहाँ पर।
और ये 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया। ओके, अब मैं इसको इरेज करूंगा इस पार्ट को, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से है, एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। ऑलराइट, अब हम चेक करेंगे कि ये पाथ डिफरेंस इक्वेशन 2 से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव में से कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है। तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। ओके, तो सबसे पहले हम ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डेल्टा एक्स की ये वैल्यू है, तो वाई डी बाई कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा, और वाई इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। यहां एन क्या है, 1 2 3 4 5। तो यानी एन की वैल्यूज आप रखो, इंटीजर वैल्यूज, तो y की जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। सो ब्राइट फ्रिंजेस आर formed at positions y1, n की वैल्यू 1 रखोगे तो y1 इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, n की वैल्यू 2 रखोगे तो y2 2 लैम्डा डी बाई डी, इसी तरह 3 रखोगे तो y3 पोजीशन आएगी 3 लैम्डा डी बाई डी, एंड सो ऑन। इस तरह से इन सभी पोजीशंस पर जो y है आपका स्क्रीन पर, उन सभी पोजीशंस पर ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, इनकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, तो हम फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे। फ्रिंज विड्थ बीटा से लिखेंगे हम इसको, तो ये है सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस, यानी एक ब्राइट फ्रिंज यहां है, इससे नेक्स्ट यहां है, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है आपकी फ्रिंज विड्थ। तो सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस। तो इसका मतलब यहां से बीटा क्या हुआ, जैसे y1 y2 पर दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस हैं तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। इसी तरह y2 y3 भी दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस हैं तो y3 माइनस y2 हो जाएगा, और इसी तरह से y4 माइनस y3, y5 माइनस y4, और कोई भी दो का आप डिफरेंस निकालिए, y2 माइनस y1 क्या आएगा, लैम्डा डी बाई डी, और y3 माइनस y2 भी क्या आएगा, लैम्डा डी बाई डी। तो कोई भी दो सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ y का डिफरेंस निकालेंगे, ये आएगा। तो ये है विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अब हम डार्क फ्रिंज के लिए भी निकालेंगे। ओके, तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज कब बनती है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपकी कंडीशन क्या थी, n प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू n प्लस 1/2 लैम्डा, ये थी आपकी कंडीशन। और यू कैन राइट इट 2n प्लस 1
लैम्डा बाय 2। इसको आप 2 एलसीएम लेके इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन डेल्टा एक्स की ये वैल्यू है इक्वेशन 2, तो y d बाई डी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ से y आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाय 2d। ओके, लैम्डा डी बाय 2d। स्टूडेंट यहां आपको एक ध्यान रखना है बस, अगर आप यहां 2n प्लस 1 लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अगर 2n प्लस 1 लेते हैं तो n 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, फर्स्ट वैल्यू 1 आएगी। लेकिन अगर आप 2n माइनस 1 लेते हैं तो फिर n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, तो फिर क्योंकि 2 इंटू 1 माइनस 1 आएगा। अगर आप इसमें n 0 लेंगे 2n माइनस 1 में तो 2 इंटू 0 माइनस 1, तो ये -1 आएगा, -1 वैल्यू अलाउड नहीं है। ओके, तो यहां पर अगर आप 2n प्लस 1 लेते हैं तो आपका फिर n कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। ओके, इसमें आपका जो n है वो 1 से ही शुरू होगा। ओके, तो कुछ बुक्स में यहां 2n प्लस 1 की बजाय 2n माइनस 1 लिखा होता है। हमारा पर्पज क्या है, ओड वैल्यू निकालना। 2n प्लस 1 से भी ओड आएगी 1 3 5 7, क्योंकि n की वैल्यू 0 रखो 1 आ गया, n की वैल्यू 1 रखो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, n की वैल्यू 2 रखोगे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। और इसी तरह 2n माइनस 1 में भी n की वैल्यू 1 से रखना शुरू करो, 1 रखोगे n की वैल्यू तो 1 आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 आएगा। तो 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 दोनों ओड वैल्यूज देंगे। यहां पर हमारा इससे ओड वैल्यू आ रहा है, तो कुछ बुक्स में तो ये 2n प्लस 1 लिखा है, कुछ में 2n माइनस 1 लिखा है। तो दोनों में फर्क क्या है, अगर 2n प्लस 1 लिखा है n आपका 0 से शुरू होगा, अगर 2n माइनस 1 लिखा है तो n आपका 1 से शुरू होगा। इसमें n 1 से ही शुरू होगा, 0 से नहीं होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यहां 2n प्लस 1 के अकॉर्डिंग करवाया, तो यहां n आपका 0 से शुरू होगा। ओके, तो यहां पर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस क्या आएगी, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस इज y नोट इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d। n की वैल्यू 0 रखी मैंने, फिर n की वैल्यू 1 रखूंगा अगर मैं, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 लैम्डा डी बाई 2d, फिर n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 5 लैम्डा डी बाई 2d एंड सो इस तरह से। तो ये होंगी पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो इसमें भी फ्रिंज विड्थ निकालो, यही फॉर्मूला है, सेपरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस आ जाएगा, यहां ब्राइट के बजाय डार्क होगा बस। तो फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, फ्रिंज विड्थ बीटा इट विल बी y1 माइनस y नोट और y2 माइनस y1 और इनफैक्ट नोट और इक्वल साइन लगा दो आप यहाँ पे, y3 माइनस y2 एंड सो ऑन। तो अगर आप कोई भी दो सक्सेसिव y की वैल्यूज का डिफरेंस निकालोगे, इसमें से ये माइनस करो या फिर इसमें से ये माइनस करो, क्या आएगा, लैम्डा डी बाय डी। तो यू कैन सी कि फ्रिंज विड्थ ब्राइट और डार्क की आपकी सेम आ रही है, लैम्डा डी बाय डी के इक्वल आ रही है। ओके, तो फ्रिंज विड्थ क्या है आपकी, लैम्डा डी बाय डी एंड बीटा डिपेंड्स ऑन नंबर 1 इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जो आप लाइट यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा फ्रिंज विड्थ होगी। तो मैंने आपको जब कहा था कि अगर आप यंग्स डबल स्लिट में जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्जर्वेशन, कि अगर आप वाइट लाइट यूज करते हैं तो फ्रिंजेस कलर्ड हैं, अनइक्वल विड्थ की है। क्यों, क्योंकि अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग है, तो इसलिए बीटा फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। सेकेंड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, मीन्स स्क्रीन की डिस्टेंस S1 S2 से ज्यादा होनी चाहिए काफी।
Screen should be at a large distance from the slit S1 and S2. And number 3 क्या है? Beta is inversely proportional to D. Means sources should be very close to each other. Okay? Distance between sources S1 and S2 should be very small. तो स्टूडेंट ये है आपका टॉपिक फ्रिंज विड्थ कैलकुलेशन फॉर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, जब आप इंटरफेरेंस पैटर्न दो कोहेरेंट सोर्सेज से बनाते हो तो एक अच्छा पैटर्न कैसे बनेगा? तो पहली कंडीशन तो क्या है कि कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। टू सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। टू सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। नंबर 2, two sources should emit continuously waves of same frequency. The two sources should continuously emit waves of same frequency. Waves of same frequency. नंबर 3, आपने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस में मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 होता है और मैक्सिमम A1 प्लस A2। तो जो डार्क फ्रिंज है वो परफेक्टली डार्क कब बनेगी? जब A1 इक्वल टू A2 हो, सो दैट एम्पलीट्यूड 0 हो जाए तो उसकी इंटेंसिटी भी 0 हो। तो एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छे कंट्रास्ट के साथ कब बनेगा? जब ब्राइट परफेक्टली ब्राइट हो, डार्क परफेक्टली डार्क हो। और वो कब होगा? अगर एम्पलीट्यूड सेम हो, सो दैट डार्क फ्रिंज की एम्पलीट्यूड 0 हो तो उसकी इंटेंसिटी भी पूरी तरह से 0 हो। ओके, तो एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफियरिंग वेव शुड बी इक्वल। एम्पलीट्यूड of two interfering waves should be equal। ये थर्ड कंडीशन है। नंबर 4, द टू सोर्सेज शुड बी नैरो। जो S1 S2 है, ये इस तरह से, ये आपका S1 था, ये S2 है, इनकी अगर विड्थ बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा लाइट स्क्रीन पर फॉल करेगी और आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बन नहीं पाएगा उस लाइट की वजह से। ओके, या फिर बहुत डल इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा जिसमें बहुत सारी ब्राइटनेस होगी, डार्क फ्रिंजेस ठीक से दिखाई नहीं देंगी। ओके, तो जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही नैरो होने चाहिए, विड्थ बहुत कम होनी चाहिए सोर्सेज की। टू सोर्सेज शुड बी नैरो। Number 5, light from two sources should be monochromatic. Monochromatic means same wavelength. Okay, light
from two sources should be monochromatic। ये नंबर 5 था पॉइंट। नंबर 6 क्या है? जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स शुड बी लार्ज, क्योंकि स्लिट S1 S2 आपके सोर्स का काम करती है। तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज। ओके, तो स्टूडेंट ये है कुछ कंडीशन फॉर ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो बहुत अच्छा बनेगा, एक बहुत अच्छे कंट्रास्ट के साथ होगा, जिसमें ब्राइट फ्रिंजेस अच्छे से आपको ब्राइट दिखाई देंगी और डार्क फ्रिंजेस परफेक्टली डार्क होंगी। स्टूडेंट, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।